हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एरिस्टोटल के फेमस वर्क पोएटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये पोएट्री पे लिखा गया सबसे अर्लीस्ट वर्क है जिसे एरिस्टोटल ने 335 BCE में लिखा था। और इस टेक्स्ट में एरिस्टोटल ने हमें बताया है कि पोएटिक आर्ट कितने तरह का होता है। तो वो कहते हैं पोएट्री वर्स ड्रामा हो सकती है, यानी एक तरह का ड्रामा जिसे वर्सेस में लिखा गया हो, और लिरिक पोएट्री हो सकती है या फिर एपिक हो सकती है। जो वर्स ड्रामा है उसके भी कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कॉमेडी, ट्रेजेडी या सटायर प्ले। उसके बाद फिर एरिस्टोटल हमें पोएट्री के बारे में बताते हैं कि पोएट्री होता क्या है। वो कहते हैं कि पोएट्री एक तरह का इमिटेशन है, यानी कि मिमेसिस है, यानी हम किसी की नकल कर रहे हैं और उसमें हम लैंग्वेज, रिदम और हार्मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम ऐसे क्रीचर्स हैं जो हमेशा से किसी न किसी चीज का इमिटेशन करते आए हैं, किसी न किसी चीज की नकल करते आए हैं, और इसीलिए हम पोएट्री की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमें वो और भी अलग अलग तरह की पोएट्री के बारे में बताते हैं, जैसे कि एपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी और डायथेरेम्बिक पोएट्री। डायथेरेम्बिक पोएट्री एक ऐसी पोएट्री होती है जिसमें डांस और म्यूजिक इन्वॉल्व होता है, और इस तरह की पोएट्री ग्रीक गॉड डायनोसियस को समर्पित थी। इसके अलावा वो हमें ऐसी भी पोएट्री के बारे में बताते हैं, ऐसे म्यूजिक के बारे में बताते हैं जो पाइप के जरिए बजाया जाता है। पोएट्री डज नॉट इमिट व्हाट हैज हैपेंड, एरिस्टोटल आर्ग्यूज इट इमिटेट्स व्हाट वुड हैपन। तो एरिस्टोटल हमें कहते हैं कि पोएट्री उसे नकल नहीं करती जो हो गया है, वो बल्कि उसकी नकल करती है जो होने वाला है, व्हाट वुड हैपन। तो इस तरीके से हिस्टोरियंस और पोएट्स काफी सिमिलर लोग होते हैं, एरिस्टोटल ऐसा कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हिस्टोरियंस और पोएट्स अलग नहीं होते, क्योंकि एक है जो प्रोज में लिखता है, यानी पैराग्राफ्स में लिखता है जैसे कि हिस्टोरियन, और दूसरा जो पोएट है वो वर्ड्स में लिखता है, जो कि राइमिंग लाइन्स यूज करके वर्सेस में लिखता है। दे आर डिफरेंट बिकॉज द फॉर्मर राइट्स व्हाट हैज हैपेंड। तो वो दोनों में फर्क क्या है? हिस्टोरियंस और पोएट्स में यही फर्क है कि हिस्टोरियन वो लिखता है जो हो गया है, व्हाट हैज हैपेंड, जबकि जो दूसरा है यानी कि पोएट वो लिखता है जो चीजें होंगी जो अभी हुई नहीं है। और इस तरीके से हिस्टोरियन और पोएट एक दूसरे से इस मामले में डिफरेंट है, हालांकि वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। एरिस्टोटल फर्दर आर्ग्यूज दैट ह्यूमन बीइंग्स also have a natural proclivity for rhythm and melody। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्हें हमेशा से ही रिदम और मेलोडी म्यूजिक बहुत अच्छा लगते आया है, और इसीलिए वो पोएट्री को पसंद करते आए हैं। दे क्रिएट इमिटेशंस लाइक पोएट्री, और इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग्स है वो पोएट्री को लिखते आए हैं, क्योंकि पोएट्री में रिदम और मेलोडी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद एरिस्टोटल जो है वो ट्रेजेडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए हमें ट्रेजेडी के एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक होती है, उसमें नरेटिव फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और ट्रेजेडी जो है वो डायथेरेम्बिक पोएट्री से आई है, ऐसा भी उन्होंने कहा, जिसके बारे में अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा। ट्रेजेडी सर्व्स टू अराउज द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। तो वो कहते हैं कि ट्रेजेडी हमेशा ऐसी लिखी जानी चाहिए जो लोगों के अंदर पिटी यानी कि दया की भावना क्रिएट कर सके और डर की भावना क्रिएट कर सके, ऐसा हमें ट्रेजेडी को लिखना होगा। Most importantly, tragedy purifies the audience by producing in them the emotions of fear and pity in a process known as catharsis। तो वो कहते हैं कि हमें ट्रेजेडी को ऐसे लिखना है जिससे हम ऑडियंस को प्यूरिफाई कर सकें और उनके अंदर एक प्रोसेस हो सके जिसे कैथारसिस कहा जाता है। यानी कि जब ऑडियंस के अंदर फियर और पिटी जैसे इमोशंस आ जाएंगे, डर के और दया की भावना जब उनमें आ जाएगी, तो वो पूरी तरीके से प्योर हो जाएंगे, उनका कैथारसिस हो जाएगा। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है उसे होल होना चाहिए, उसे पूरा होना चाहिए, और उसकी एक शुरुआत होनी चाहिए, उसका एक मिडिल सेक्शन होना चाहिए और एक एंड भी होना चाहिए, उसका बिगनिंग, मिडिल और एंड होना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि ट्रेजेडी का एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि उसे
जनता में एस्टोनिशमेंट क्रिएट करना चाहिए, यानी हमें ट्रेजेडी को ऐसा लिखना है जिससे जो ऑडियंस है उनके अंदर एक आश्चर्य की भावना आ जाए, एस्टोनिशमेंट की भावना आ जाए। उसके बाद वो ट्रेजेडी के 6 डिफरेंट पार्ट्स हमें बताते हैं कि ट्रेजेडी के अंदर एक माइथोस या प्लॉट होना चाहिए, उसके अलावा उसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए, अच्छे थॉट्स होने चाहिए, डिक्शन यानी वर्ड्स का सही प्रयोग होना चाहिए, मेलोडी यानी म्यूजिक भी होना चाहिए, और इसके अलावा स्पेक्टिकल यानी कि कॉस्ट्यूम्स और स्पेशल इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल होना चाहिए ट्रेजेडी में। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट से लीस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब कि वो माइथोस या प्लॉट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, यानी कहाँ पर स्टोरी हो रही है, स्टोरी की थीम क्या है, उसकी सेटिंग क्या है, इन चीज़ों को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और मेलोडी स्पेक्टिकल वगैरह को वो कम इम्पोर्टेंस देते हैं। द फर्स्ट एसेंशियल टू क्रिएटिंग अ गुड ट्रेजेडी इज दैट इट शुड मेंटेन यूनिटी ऑफ प्लॉट। तो वो कहते हैं कि अगर हमें एक अच्छी ट्रेजेडी क्रिएट करनी है तो उसमें यूनिटी ऑफ प्लॉट होना ज़रूरी है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं से भी शुरुआत कर रहे हैं अपनी स्टोरी की शुरुआत सही ढंग से होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट द प्लॉट मस्ट मूव फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड अकॉर्डिंग टू अ टाइटली ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ नेसेसरी और प्रोबेबल इवेंट्स। तो वो कहते हैं कि जो प्लॉट है वो शुरुआत से एंड तक टाइटली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, यानी जो चीज़ पहले होनी चाहिए वो पहले ही हो रही है और पहले से शुरुआत करके फाइनली वो एंड तक आनी चाहिए। द बिगिनिंग शुड नॉट नेसेसरली फॉलो फ्रॉम एनी earlier events and the end should tie up all loose ends and not produce any necessary consequences। तो वो कहते हैं कि जो शुरुआत है वो कहीं से भी हो सकती है, लेकिन जो अंत है उसमें सारे जो लूज एंड्स हैं, यानी जो हमारे क्वेश्चंस हैं अनआंसर्ड, उन सभी क्वेश्चंस का हमें जवाब मिल जाना चाहिए और अननेसेसरी ऐसी कोई बातें नहीं रह जानी चाहिए जिसका कोई जवाब ही नहीं है। द प्लॉट कैन ऑल्सो बी इनहैंस्ड बाय एन इंटेलिजेंट यूज ऑफ पेरिपेटिया। अब यहाँ पर एरिस्टोटल जो हैं वो हमें कुछ खास वर्ड्स के बारे में बताते हैं जिनका उपयोग हमें ट्रेजेडी में करना ही चाहिए, जो है पेरिपेटिया और रिवर्सल। तो किस चीज का रिवर्सल होना चाहिए ट्रेजेडी में? रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यानी जो मेन कैरेक्टर है, सपोज वो बहुत ज्यादा अमीर था, अच्छे खानदान से था, लेकिन अचानक वो गरीब हो जाता है, उसके साथ सब कुछ बुरा होने लगता है, इसी चीज को पेरिपेटिया कहा जाता है, पेरिपेटिया या रिवर्सल। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में एरिस्टोटल बात करते हैं वो है एनेग्नोराइसिस और रिकॉग्निशन। इसका मतलब होता है कि जो मेन कैरेक्टर है उसे रिकॉग्नाइज करना आ जाना चाहिए, यानी कुछ टाइम के बाद उसे पता चल जाना चाहिए कि उसके साथ बुरा किसने किया है, या जो भी कुछ उसे पता चलना चाहिए था वो जब उसे पता चल जाता है तो हम उसे कहते हैं एनेग्नोराइसिस या रिकॉग्नाइज कर लेना है, यानी कि उसके दुश्मन कौन है या उसके साथ बुरा किसने किया था, उसके साथ धोखा किसने किया, इसे कहते हैं रिकॉग्निशन। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ट्रेजेडी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि जो हमारा प्लॉट है उसमें एक ऐसा हीरो होना चाहिए जिसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, वो खुश होता है, लेकिन उसे मिजरी यानी दुख मिलता है, और तब ही वो ट्रेजेडी असली मायने में ट्रेजेडी बन जाएगी। द हीरो शुड बी पोर्ट्रेड कंसिस्टेंटली इन गुड लाइट दो द पोएट शुड ऑल्सो रिमेन ट्रू टू व्हाट वी नो ऑफ द कैरेक्टर। तो हीरो को हमें अच्छी लाइट में दिखाना चाहिए, यानी कि उसकी अच्छाइयों के बारे में दिखाना चाहिए, और जो मिजरी है यानी उसके साथ जो कुछ भी बुरा होगा उस हीरो के साथ वो हेमार्टिया की वजह से होगा। हेमार्टिया का मतलब होता है उसके अंदर एक फ्लॉ, कैरेक्टर के अंदर एक फ्लॉ होना चाहिए, यानी जो हमारा हीरो है उसमें कुछ कमी होनी चाहिए जिसकी वजह से उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तो जब तक हम उसमें कोई कमी नहीं दिखाएंगे तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। इसीलिए हमें हीरो में एक हेमार्टिया दिखाना है, यानी कि एरर या फ्लॉ दिखाना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है एक ट्रेजेडी का। अ ट्रेजिक प्लॉट मस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ ट्रेजिक डीड। तो इस तरीके से ट्रेजिक प्लॉट में कोई ट्रेजिक डीड होनी चाहिए, कोई दुख भरा काम हुआ होना चाहिए, तब ही वो अच्छी ट्रेजेडी बनती है। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल देते हुए एरिस्टोटल बता रहे हैं कि अगर हम ट्रेजेडी की बात करें जिसमें रिकॉग्निशन और रिवर्सल एक साथ हुआ हो, तो ऐसी बेस्ट ट्रेजेडी सोफोकल्स की ओडिपस रेक्स है। रिकॉग्निशन कंबाइंड विद रिवर्सल इन्वॉल्व्स फियर एंड पिटी। तो वो कहते हैं कि अगर हम सोफोकल्स की तरह, जिसने ओडिपस रेक्स बहुत ही अच्छी ट्रेजेडी लिखी थी, उसकी तरह लिखना चाहते हैं तो
हमारी ट्रेजेडी में रिकॉग्निशन और रिवर्सल होना चाहिए, जिसके कारण ऑडियंस के अंदर फियर और पिटी यानी कि कैथारसिस होगा। और यही ट्रेजेडी के मेन पॉइंट्स है, फाउंडेशन है। एंड आइदर गुड फॉर्चून और बैड फॉर्चून विल बी द आउटकम ऑफ सच अ कॉम्बिनेशन। और इन्हीं चीज़ों की वजह से उन कैरेक्टर्स के साथ गुड फॉर्चून या बैड फॉर्चून होगी। ट्रेजेडीज दैट इन्वॉल्व ह्यूमन सफरिंग सच एज वॉर आर ऑल्सो इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट कैथारसिस। तो ऐसी ट्रेजेडीज जिनमें हम किसी वॉर के बारे में दिखा रहे हैं, या किसी पिता का कत्ल हो गया या सन मर गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने आप कैथारसिस क्रिएट करती हैं, ऐसा एरिस्टोटल बताते हैं। कोई लड़ाई जब हम दिखा रहे होते हैं। सो एरिस्टोटल डिस्कसेस थॉट एंड डिक्शन एंड देन मूव्स ऑन टू एड्रेस एपिक पोएट्री। तो एरिस्टोटल ने इस तरीके से हमें किस तरह के हमें थॉट्स ट्रेजेडी में क्रिएट करने हैं, कौन से वर्ड्स, कैसा डिक्शन यूज करना है वो बताया है। और उसके बाद फिर वो एपिक पोएट्री के बारे में बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि एपिक पोएट्री भी ट्रेजेडी की तरह ही होती है, बस एपिक पोएट्री जो है वो और ज़्यादा लंबी होती है और ज़्यादा फैंटास्टिक होती है और उसमें बहुत ज़्यादा एक्शन होता है। तो वो काफ़ी लंबी पोएट्री होती है एपिक पोएट्री। उसके बाद एरिस्टोटल फाइनली अपने वर्क को कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि ट्रेजेडी हमेशा सुपीरियर होती है एपिक पोएट्री से। सो आई होप आपको एरिस्टोटल का पोएटिक समझ में आया होगा, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।